जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो। यूपीएससी 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको अपन कवर करते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंदर सीटों का आवंटन किया गया था। चुनाव संचालन से संबंधित अधिकारी विधानसभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार की गई थी। विधान परिषदों के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित सीटों को भरने की प्रक्रिया दी गई है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर राज्यसभा की सदस्यता के लिए कुछ अर्हताएँ यानी योग्यताएँ दी गई है। जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है उसी राज्य का मतदाता होना आवश्यक नहीं है। लोकसभा की सदस्यता के लिए भी अर्हताएँ दी गई है, अर्थात योग्यताएँ दी गई है। जो लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, उसकी योग्यताएँ दी गई है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए भी योग्यताएँ दी गई है। किस अधिनियम में दी गई है, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर दी गई है। अब है चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन आयोग होगा। उस आयोग क्या करेगा, वो सूची तैयार करेगा, सूची को प्रकाशित करेगा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ऐसे घोषणाओं के तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू होगी। राष्ट्रपति अधिसूचना चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ होगी। अधिसूचना के बाद में उम्मीदवार का नामांकन किया जाएगा और चुनावी अभियान चलेगा। फिर मतदान आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व अभियान समाप्त हो जाएगा। यानी जिस मतदान आरंभ होने वाला है उसके 48 घंटे पहले जो चुनावी अभियान है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मतगणना होगी। मतगणना होने के बाद के अंदर परिणाम जारी कर दिए जाते हैं। अब है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता के अंदर क्या है कि कोई भी संवैधानिक दस्तावेज नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के बीच सर्वसहमति से तैयार किया जाता है। लागू होने के बाद नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी। यानी आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई नई योजना की घोषणा नहीं की जाएगी। सार्वजनिक कोष से विज्ञापन नहीं। मंत्री और सार्वजनिक पद धारक आधिकारिक दौरों के साथ चुनावी दौरे नहीं कर सकते हैं। दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों और पुरानी रिकॉर्ड कार्यक्रमों के आधार पर ही होगा। सभा की सूचना स्थानीय पुलिस को एक मार्ग कई रैलियां आयोजक व आपसी संपर्क होंगे। पुतलों को रैली में दर्शाने और जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी सांसद या किसी भी प्रत्याशी के पुतले जलाने की रैली के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर दलों के सभी प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। मतदान केंद्रों के ऊपर सभी दलों के प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। केवल मतदाता और चुनाव आयोग से वैध अनुमति पत्र हैं, जो केवल मतदाता है जो मत डालने जा रहा है, और चुनाव आयोग से वैध अनुमति पत्र प्राप्त यानी उसका वोटर आईडी कार्ड लोगों को ही अगर उसके पास है तो ही लोग मतदान केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। निर्वाचन तंत्र। भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन तंत्र है। उसके अंदर भारत का निर्वाचन आयोग अधिकारी यानी ईसीआई अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन कार्य का परीक्षण करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ जिला के निर्वाचन का कार्य का पर्यवेक्षण करता है। रिटर्निंग अधिकारी आरओ संसदीय अथवा विधानसभाओं निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन हेतु उत्तरदायी हैं। ईसीआई द्वारा आरओ की सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक आरओ नियुक्त किए जा सकते हैं। अब पीठासीन अधिकारी। मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान का कार्य संचालन करता है। पीठासीन अधिकारी क्या करता है कि मतदान अधिकारी के सहयोग से मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य संचालन करता है। डीईओ
द्वारा पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यानी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो DEO यानी जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी की नियुक्ति करता है। पर्यवेक्षण ECI द्वारा संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सरकारी अधिकारियों को पर्यवेक्षण के रूप में मनोनीत किया जाता है। सामान्य पर्यवेक्षण और चुनाव व्यय के पर्यवेक्षण में आयोग द्वारा दिए गए कार्य करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से आयोग को रिपोर्ट करते हैं। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, जो मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संसदीय और विधानसभा दोनों मतदाताओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निभाता है। नोट CEO, DEO और RO सभी की नियुक्ति कौन करता है? ECI द्वारा राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के परामर्श से की जाती है। अब है चुनाव सुधार। चुनाव के अंदर सुधार के लिए क्या क्या किया गया था? तो सर्वप्रथम 1982 के अंदर EVM का प्रयोग किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था प्रथम बार 1982 के अंदर। 1985 के अंदर जो दल बदल रोधी है वो कानून लाया गया था। 1988 के अंदर मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष घोषित की गई थी। 1996 के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। 2012 में पूर्ण प्रकटीकरण संबंधी मानदंड तैयार किया गया था। 2010 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2013 में नाटो की अनुमति दी गई थी। 2014 में MP और MLA यानी सांसद और विधायक से जुड़े आपराधिक मामलों को 1 वर्ष के अंदर निपटाना था। 2017 के अंदर दलों के लिए असीमित कॉरपोरेट का चंदा। 2018 के अंदर चुनावी बॉन्ड तैयार किए गए थे। 2018 में आय के स्रोतों की घोषणा की गई थी। एग्जिट पोल का क्या कार्य है? एग्जिट पोल मतदान होने के तत्काल बाद किया जाने वाला चुनाव के पश्चात जो सर्वेक्षण या सर्वे है, उसको मतदान आरंभ होने से लेकर समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक निर्वाचन आयोग ने इसे प्रतिबंधित किया। यानी मतदान जब शुरू हो जाते हैं, शुरू होने से और समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू किया है कि आप तब तक कोई घोषणा नहीं करोगे, कोई सर्वे नहीं करोगे। चुनाव समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही आप सर्वे करें अपना और अपना एग्जिट पोल दे सकते हैं। ओपिनियन पोल मतदाताओं के विचार और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, चुनाव के पूर्व जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे ओपिनियन पोल बोला जाता है। जो मतदाता है, वोटर है, उनके विचारों का सर्वे किया जाता है। किसी चरण के मतदान अथवा खत्म होने से समय से 48 घंटे पहले किसी ओपिनियन पोल के प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसे दिखाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चरण का मतदान है, जो फर्स्ट चरण, सेकंड चरण है, किसी भी चरण का मतदान है, वो ख़त्म होने के समय से 48 घंटे पहले तक किसी भी ओपिनियन पोल के प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके दिखाने पर भी पाबंदी लागू की गई है। राज्य स्तरीय दल प्रमुख दल हैं। आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में उस राज्य के कुल मतों का 3% प्राप्त किया हो, न्यूनतम 3 सीटें प्राप्त करने की शर्त के अधीन रहते हैं। लोकसभा के आम चुनाव में राज्य के लिए आवंटित प्रति 25 लोकसभा सीटों में से उस दल ने 1 सीट जीती हो। लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में उस राज्य में उस दल ने कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो और इसके अतिरिक्त 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटें जीती हो। लोकसभा के आम चुनाव अथवा विधानसभा के चुनाव में दल ने राज्य के कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। राष्ट्रीय दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें यानी 11 सीटें जीती हो। लोकसभा के आम चुनाव या विधानसभा के चुनाव में दल ने 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो
और इसके साथ ही उसने किसी राज्य व राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जीती हो। वह दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। दोनों प्रकार के दल मान्यता खो देंगे अगर उन्हें प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन शर्तों का पूरा करना होगा। वह यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप जो वर्ष 2000 के बाद स्थापित किए गए हैं और जिनका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। जैसे चीता जैसी ऐसी स्टार्टअप कंपनी होती है जो अगले 4 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकती है। गजेल वह कंपनी है जो अगले 2 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकती है। डेकाकॉर्न जिनका वर्तमान मूल्य $10 बिलियन से अधिक है। अब है फरलो और पेरोल से क्या तात्पर्य, यानी फरलो और पेरोल के अंदर क्या अंतर है। उदाहरण के तौर पे हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई से हैं, यानी इनका तात्पर्य है जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है उसको अल्पकालिक अस्थायी रिहाई दी जाती है। जैसे पेरोल कैदी को किसी विशेष या अति आवश्यक कार्य को पूरा करने के हेतु दिया जाता है। पेरोल कब दिया जाता है, जब कैदी को किसी विशेष या अति आवश्यक कार्य को पूरा करने हेतु दिया जाता है। जबकि फरलो बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सज़ा बांटने के बाद दी जा सकती है। फरलो देने का उद्देश्य कारावास की निरस्तता से राहत देना और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण के जरिए निरंतरता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। तो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे कुछ, वो कंप्लीट हुए। इनको आप पीटी के लिए एक बार ज़रूर देख लेना।